हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो हमने बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है, बड़ा एसेंशियल है हम लोगों के। जब तक हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ये इस रिवॉल्यूशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे। और ये ऐसा रिवॉल्यूशन था जिसने वर्ल्ड में कॉन्स्टिट्यूशंस की या डेमोक्रेटिक वैल्यूज को क्रिएट करने के लिए करके सबसे पहले वॉइस रेस करना स्टार्ट की। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे कि वहाँ पर ट्रेजरी इम्पटी क्यों था, फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है, आखिर क्यों फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के रीजन कैसे बनते हैं, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। जो 1.1 हमारा जो टॉपिक चल रहा था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो हमने ये देखा था कि ट्रेजरी इम्पटी क्यों हुआ और टैक्स बढ़ाने की बात चल रही थी। हमने ये भी देखा कि टैक्स केवल और केवल फ्रेंच में कौन पे कर रहा था, केवल और केवल थर्ड स्टेट पे कर रहा था। अब आप फिगर 1 देखेंगे, ठीक है, तो फिगर 2 देखेंगे, सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। तो इसमें बना हुआ है कि 3 टाइप के स्टेट्स हैं। फर्स्ट स्टेट में क्लर्गी यानी कि चर्च और उससे जुड़े हुए लोग आते हैं। नोबेलिटी सेकंड स्टेट में तो जो किंग और उससे जुड़ी हुई जो फैमिली है। थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर, लॉयर्स, पीजेंट, आर्टिसंस, ठीक है, स्मॉल पीजेंट, लैंड लेबर, यानी कि सभी जो पुअर या जो थोड़ा बहुत मतलब बेसिकली पुअर ही बोलेंगे, जिनकी अर्निंग कम है, वैसे लोग थर्ड स्टेट में थे। कुछ बिग बिजनेसमैन वगैरह और जो प्रोफेशनल लोग उस कम्युनिटी में आ रहे थे। ठीक है, और टैक्स किसको पे करना था, केवल थर्ड स्टेट को पे करना था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम। द सोसाइटी वाज द सोसाइटी ऑफ स्टेट। तो ये जो सिस्टम था फ्रांस में जो सिस्टम था, द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब था जो बहुत काफ़ी ऐसा सिस्टम जिसमें सबके पास क्या होंगे, राइट इक्वल नहीं होंगे। कुछ लोगों के पास बाई बर्थ राइट ज़्यादा होंगे, बाई बर्थ प्रिविलेज कुछ लोगों को ज़्यादा मिलेंगे, कुछ लोगों को बाई बर्थ प्रिविलेज कम मिलेंगे। ठीक है, तो सिस्टम को हम फेडरल सिस्टम बोलेंगे। ठीक, द सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फेडरल सिस्टम। तो जो समय की सोसाइटी थी वो एक ऐसे फेडरल सिस्टम का पार्ट थी दैट डेटेड बैक टू मिडिल एज, जो काफ़ी पुराना मिडिल एज का था, काफ़ी पुराना सिस्टम था जो अभी भी अप्लाई हो रहा था। कहीं ना कहीं पुराना सिस्टम ही था कि केवल एक स्टेट पे कर रहा है। ठीक है, द टर्म ओल्ड रिजीम, जो ओल्ड रिजीम टर्म है, जो ओल्ड रिजीम टर्म बोला गया है, इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। द टर्म ओल्ड रिजीम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब। तो इस टर्म का यूजुअली यूज जस्ट जनरली हम किस डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं, 1789 से पहले के फ्रांस को डिफाइन करने के लिए हम ओल्ड रिजीम वर्ड यूज करते हैं। फिगर 2 जो हम लोग देख चुके हैं, शो हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो फिगर 2 शो कर रहा है कि किस तरीके से जो फ्रेंच का सिचुएशंस था या फ्रेंच का जो स्टेट्स थे किस तरीके से ऑर्गेनाइज थे। पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। जो टोटल कंट्री था उसका 90% पॉपुलेशन पीजेंट था। However, only a small number of them owned the land they cultivated. तो 90% पॉपुलेशन था, लेकिन उन 90% पॉपुलेशन के पास लैंड का कुछ एरिया था जिसको वो कल्टीवेट कर सकते थे। About 60% ऑफ द लैंड वाज owned by nobles। टोटल लैंड थी उसकी टोटल लैंड के 60% लैंड पे नोबल्स का, चर्च का या फिर जो थर्ड स्टेट के रिचर मेंबर था उनका राइट था, उन लोगों के पास वो लैंड थी। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट यानी कि फर्स्ट क्लर्गी और नोबिलिटी, दैट इज द क्लर्गी एंड नोबिलिटी एंजॉय सर्टेन प्रिविलेज बाई बर्थ। इनको बाई बर्थ कुछ प्रिविलेज मिले थे। किस किस को, नोबिलिटी और क्लर्गी को बाई बर्थ कुछ फैसिलिटी अवेलेबल थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। तो जो इनको प्रिविलेज मिले थे वो क्या थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिविलेज था वो ये था एजम्पशन ऑफ फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। स्टेट या गवर्नमेंट या कंट्री को इन्होंने कोई टैक्स पे नहीं करना होता था। टैक्स पे करने में एजम्पशंस था, इनको छूट थी, इनको पे नहीं करना होता था। दी नोबल फर्दर एंजॉय फेडरल प्रिविलेज। इसके अलावा नोबल्स कम्युनिटी को फेडरल प्रिविलेज भी थे। क्या प्रिविलेज थे, दीज इंक्लूड, उस प्रिविलेज में क्या है, फेडरल ड्यूज, यानी कि दूसरे लोगों से टैक्स फेडरल ड्यूज के तौर पे टैक्सेस वसूल सकते थे, विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट। और फेडरल ड्यूज किस पे लगाते थे, ये पीजेंट्स पे लगाते थे। ठीक है, यानी कि टैक्स देना नहीं है और इवन क्या कर सकते हैं, दूसरों से वसूल कर सकते हैं, ले सकते हैं।
पीजेंट्स वर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू लॉर्ड, ठीक है, पीजेंट्स वर ऑब्लाइज, पीजेंट ऑब्लाइज था, मजबूर था, कहीं ना कहीं उसको क्या करना पड़ता था, उसको रेंडर सर्विस टू लॉर्ड टू वर्क इन हाउस एंड हिज फील्ड, ठीक है, उनके फील्ड और हाउस में वर्क करके सर्विस प्रोवाइड करनी होती थी। टू सर्व इन द आर्मी, आर्मी में मतलब पार्टिसिपेट करते थे, और जो रोड्स बिल्डिंग वगैरह बनने का काम था उन सब टाइप के कामों में पार्टिसिपेट करते थे, ठीक है। तो ये पीजेंट्स को या थर्ड स्टेट के कम्युनिटी के लोगों को काम करना पड़ता था। द चर्च टू एक्सट्रैक्ट, तो हमें नोबेलिटी क्या कर सकता है, नोबेलिटी को टैक्स नहीं देना पड़ता था, इवन जो फेडरल प्रिविलेज है या फेडरल ड्यूज है, फेडरल ड्यूज है, उसको वो एक्सट्रैक्ट कर सकता था थर्ड स्टेट से, ठीक है, पीजेंट से। चर्च टू एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइड, ठीक है, चर्च को भी राइट था कि टैक्स पे नहीं करना है, चर्च भी टैक्स क्या कर सकता था, वसूल कर सकता, जैसे क्या बोलते टाइड। टाइड एक रिलीजियस टैक्स था, ठीक है, तो रिलीजन के नाम पे टैक्स लेते थे कौन, चर्च। चर्च टू एक्सट्रैक्ट ए शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइड फ्रॉम द पीजेंट्स। एंड फाइनली all members of the third state had to pay taxes to the state, और फाइनली all members of third state had to pay taxes to the state। तो करना क्या है, थर्ड स्टेट को कुछ कुछ लोगों को फेडरल ड्यूज पे करना है या सब लोगों को करना है कुछ, और टाइड भी पे करना है चर्च को, इसके अलावा गवर्नमेंट स्टेट को भी टैक्स पे करना है, यानी कि नोबेलिटी को भी टैक्स देना है थर्ड स्टेट को, क्लर्की को भी देना है, वो किसको देना है, इसके अलावा उनको स्टेट को भी टैक्स पे करना पड़ता था। और जो स्टेट को टैक्स पे करते थे वो क्या कहलाता था, डायरेक्ट टैक्स, जिसको टाइल बोलते हैं, ठीक है। तो फेडरल ड्यू पे करना था, टाइथ पे करना था जो रिलीजियस टैक्स था, और टाइल पे करना था जो कि डायरेक्ट टैक्स था, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे कि हम क्या है, हमारी इनकम मान लीजिए 5 लाख है, तो क्या होगा, उसका 10% आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा, तो हमें इनकम टैक्स पे करना होगा, तो क्या हो गया, गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट चला गया, ठीक है। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, हम कोल्ड ड्रिंक लेकर के आए, तो कोल्ड ड्रिंक मान लीजिए 60 रुपीज़ की है, तो ये नहीं होता ना, कभी आपको शॉपकीपर ये नहीं बोलता है कि ये क्या करना है, आप 50 रुपये क्या है इसका रेट है, और 10 रुपये क्या है, 10 रुपये इस पर टैक्स लगा हुआ है, ये नहीं बोलता, डायरेक्ट बोलता है 60 रुपये। तो हम कोल्ड ड्रिंक लेके आए उसमें, लेकिन हमने क्या, उसमें भी हमने टैक्स दिया है, तो टैक्स उसमें 60 रुपये में क्या, वो टैक्स इंक्लूड है, तभी तो लिखा होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइसेस, यानी कि उस प्राइस में सब चीज़ें इंक्लूड है, टैक्स भी इंक्लूड है। तो हमने वहाँ पर भी पे किया, जो डेली के आइटम जो हम परचेज करते हैं उसमें भी टैक्स लगता है, पर वो इनडायरेक्ट होता है, हमें डायरेक्ट पे नहीं करना होता, इसलिए उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, ठीक। तो हमें डायरेक्ट टैक्स पे करना होता था वहाँ के लोगों को, जिसको टाइल बोलते थे। एंड अ नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लीव्ड ऑन आर्टिकल, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स जो बहुत सारे आर्टिकल्स यानी कि बहुत सारे डेली के जो आइटम्स हैं, जैसे सॉल्ट, टोबैको, इन सब पे करने होते थे। The burden of financing activities of the state through taxes was borne by third state alone। जो बर्डन था, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का जो बर्डन था, यानी कंट्री में जो पैसा आएगा वो कौन पे करेगा, थर्ड स्टेट। द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस, तो ये जो बर्डन था वो पूरा किससे हो रहा था, टैक्सेस से, और टैक्सेस कौन अकेला पे कर रहा था, थर्ड स्टेट अकेला पे कर रहा था। ये सिचुएशंस था वहाँ का। तो उसमें आप देखोगे एक फिगर 3 इमेज बना हुआ है, तो उस इमेज में शो किया गया है कि दिख रहा है कि नोबलमैन इज द स्पाइडर, द पीजेंट, द फ्लाई। तो नोबलमैन एक तरीके से स्पाइडर है, ठीक है, और जो कि मतलब लगातार जाल में फंसा रहा है और ज़्यादा वसूल करने की कोशिश कर रहा है। तो आगे लिखा है दिस पुअर फेलो ब्रिंग्स एवरीथिंग, जो पुअर पर्सन है ब्रिंग्स एवरीथिंग, सब कुछ लेके आता है उनके लिए, उनको ग्रेन प्रोवाइड करता है, उनको फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, मनी प्रोवाइड करता है, फ्लैट प्रोवाइड करता है। दी फैट लॉर्ड, यानी एक तरीके से जो सब कुछ लेने वाला है, एक तरीके से मोटा आदमी जो कि सब कुछ खाना चाहता है, ठीक है। द फैट लॉर्ड सिट्स देयर, आराम से बैठा हुआ है, रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल, सब कुछ एक्सेप्ट करता जा रहा बिना काम किए हुए। ही डज नॉट इवन केयर टू ग्रेस हिम विद अ लुक, उसको इस चीज़ पे दया भी नहीं है या फिर उसको इस चीज़ का सहानुभूति भी नहीं है कि हम इससे सब ले रहे हैं, ठीक है। द मोर अ डेविल हैड द मोर ही वांट, इवन वो तो राक्षस की तरह वो और ज़्यादा चाहता है कि इसको और ज़्यादा मिल जाए, ठीक है। इस चीज़ को शो किया गया है उसमें, उस इमेज में। अब 1.1 टॉपिक पे आते हैं, द स्ट्रगल टू सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल स्टार्ट होता है जब फ्रांस में। तो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ, उसके लिए हमने वहाँ की सोशल सिचुएशन समझी कि सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वहाँ पे केवल एक कम्युनिटी टैक्स पे कर रही थी, तो वो कम्युनिटी कहीं ना कहीं आगे जाकर के नाराज़ होगी, जो रीजन बनेगा। तो वही 1.1 में दिया है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 में ये पॉपुलेशन 23 मिलियन थी, ये पॉपुलेशन बढ़ करके 28 मिलियन हो जाती है 1789 में।
दिस लीड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। दिस लीड, इससे क्या होता है, इससे रैपिड रैंडम इंक्रीज होता है इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। फूड ग्रेन की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ेगी, फूड ग्रेन ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, तो ये होता है, ठीक। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, जो ग्रेन का प्रोडक्शन था, कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। जितनी लेकिन पॉपुलेशन बढ़ी, जितना डिमांड बढ़ा, उस हिसाब से प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता है फ्रांस में। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन कम होता है और डिमांड ज़्यादा थी। So the price of bread, which was the staple diet of majority, rose rapidly. So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. इसलिए जो ब्रेड का जो प्राइस था, जो कि स्टेपल डाइट था, यानी कि स्टेपल यानी कि मेजर डाइट, जो मेन डाइट था जिसको सबसे ज़्यादा लोग उसको खाकर ये काम चलाते थे, तो विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, उसके प्राइस लार्ज स्केल इंक्रीज होते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा थी और उसका प्रोडक्शन कम था। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेज। जो मैक्सिमम वर्कर्स थे वो लोग एम्प्लॉयड थे एज अ लेबर, वर्कशॉप में कम काम कर रहे थे और उनका ओनर उनको एक फिक्स्ड अर्निंग पे कर रहा था, फिक्स्ड इनकम दे रहा था, फिक्स्ड वेजेज दे रहा था। वट वेजेज डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। तो उनको वेजेज मिल रहे थे, लेकिन वेजेज इतना राइज नहीं करते हैं, इतनी स्पीड से नहीं बढ़ते हैं जितने स्पीड से क्या बढ़ा था, जितनी स्पीड से उनके प्राइस बढ़ते हैं, ब्रेड के प्राइस बढ़ते हैं, उतनी स्पीड से वेजेज नहीं बढ़ते हैं। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड रिच अबंडेंट। तो रिच और पुअर के बीच गैप लगातार वाइड होता जाता है, बढ़ता जाता है। थिंग्स बिकम वर्स whenever drought और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। थिंग्स बिकेम वर्स, जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं जब ड्रॉट आता है और क्रॉप फेलियर हो जाता है, और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट, जब हेल आता है और हार्वेस्ट रिड्यूस हो जाती है। एक बार फिर से इस टॉपिक को समझिएगा। तो होता क्या है, वहाँ पर सिचुएशन क्या थी कि वहाँ पर केवल थर्ड स्टेट टैक्स पे कर रहा था और पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाती है जितनी स्पीड से क्या नहीं बढ़ता है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है। इसलिए जो स्टेपल डाइट था यानी कि ब्रेड था, उसका रेट बढ़ जाते हैं। तो उनके रेट तो बढ़ते हैं, लेकिन हर एक वर्कर्स की इनकम क्या थी, फिक्स थी, एक फिक्स इनकम थी। तो जो रेट बढ़ता है उस हिसाब से उनका वेजेज इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। वो इंक्रीज ना होने की वजह से दूसरा एक समस्या चल रही थी, ऑलरेडी मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा था, डिमांड ज़्यादा थी, और दूसरा क्या, क्रॉप फेलियर हो गया, हेल आ गया, ओले वगैरह पड़ गए, फसल एकदम क्रॉप फेलियर हो गया, क्रॉप पूरा डिस्ट्रॉय हो गई। दिस लीड टू अ सब्सटेंस क्राइसिस। तो सिचुएशन क्या आई, सब्सटेंस क्राइसिस, यानी कि लाइफ सर्वाइव करने के भी समस्या आ गई, लिवलीहुड सर्वाइव करने की भी समस्या आ गई। समथिंग दैट ऑकर्ड फ्रीक्वेंट इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम। और ये सब्सटेंस क्राइसिस जो थे ये ओल्ड रिजीम यानी कि 1789 से पहले के फ्रांस में लगातार ऐसी सिचुएशंस आती रहती थी, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा सबसे पहले इस लेक्चर में कि किस तरीके से सोसाइटी का डिवीज़न था, क्लर्गी, नोबिलिटी, और जो थर्ड स्टेट है उसमें डिवीज़न किस तरीके से था, टैक्स किसको पे करने पड़ते थे, जो सेकंड स्टेट है या जो क्लर्गी है उसको टैक्स पे नहीं करना होता था, इवन वो टाइल के तौर पे रिलीजियस टैक्स ले सकता था। जो नोबिलिटी थे वो फेडरल ड्यूज के तौर पे लोगों से वसूल कर सकते थे, एक्सट्रैक्ट कर सकते थे, पीजेंट्स थे, और इनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता। बहुत सारे फेडरल बाइबर्स प्रिविलेज थे कि इनको एजेम्पशंस था टैक्स देने का, ठीक है। इसके बाद फिर सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल होता है, जो भी हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर हम इसके आगे पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते रहिएगा। इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट है आप पूछते रहिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।